ड्रामा के स्टार्ट में हम प्रिंस मो को देखते हैं जो बैठकर डांस देख रहे होते हैं। आज वहां पर एक न्यू डांसर को बुलाया गया था। वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। यहाँ पर जो लड़की थी उसका नाम यिन यांग फू था। वो जानती थी कि जो प्रिंस हैं उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को धोखा दिया, साथ में वहां की जितनी ज्वेलरी थी वो लेकर भाग गए। लेकिन यिंगपो की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसी वजह वो प्रिंस को मारकर सारा गोल्ड लेकर जाना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। लेकिन प्रिंस प्रिंस है और वो इतनी आसानी से बेवकूफ तो बन नहीं सकते। जैसे ही वो अटैक करने चलती ना, पलट कर डबल अटैक करते और इतनी देर तक लड़ाई होती है उन दोनों के बीच में कि आखिरकार युंगफो को हारना ही पड़ता है। कहती है कि क्यों पकड़ा मुझे। तब यहाँ पर तुरंत ही जो प्रिंस डुआन मो होते हैं बताते हैं कि तुम जो है जेडे गर्ल सेक्ट की लड़की हो ना, और तुम अपनी माँ की हेल्प करना चाहती हो क्योंकि वो बहुत बीमार है। कहती तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। कहते क्यों, बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे। कहती तुम मार डालो ना मुझे। कहते अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, तुम तो मेरे लिए काम करोगी। कहती कौन सा काम। वहां पर एक पेंटिंग आती है और पेंटिंग में लड़की सेम टू सेम यिंगफो की तरह होती है। उसका नाम लिन यूकी होता है और वो एक ऑफिशियल होती है जो है महल के अंदर, और वो डुआन क्यू की प्रेमिका भी होती है जो कि प्रिंस के छोटे भाई हैं। डुआन मू को कहना था कि तुम मेरे लिए वो काम करोगी जो कोई नहीं कर पाया, तुम जाकर आप डुआन क्यू की न्यू प्रेमिका बनोगी। कहती भला मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी क्यों। कहता है करना तो पड़ेगा वरना तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों की जान ना बस ऐसे ही मैं ले लूंगा। कहती मैं नहीं करूंगी। कहता करना पड़ेगा, अब अपनी माँ की जान बचाने के लिए उसे तो ये काम करना ही पड़ेगा। कि आगे क्या करना है। कहते हैं कि तुम मुझे थ्रोन तक ले जाने में मदद करोगी और ध्यान रखो कि किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता न चलने पाए। आज रात ही डुआन क्यू का शिप जो है नदी के किनारे आएगा। वो सिल्वर येलो बोट होगी, चाहकर उनका दिल जीतो। बोट सामने से आ रही होती है, डुआन क्यू बैठा हुआ होता है। कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि डुआन क्यू की रियल मदर की डेथ हो गई है और अभी कॉन्कुबाइन ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है और वो अपनी प्रेमिका को इतना मिस कर रहे होंगे कि वो मुझे यहाँ पर बचाने आएंगे। कुछ आदमी होते हैं। कहती है कि मुझे उस बोट तक जाना है, प्लीज लेकर चलो। लेकिन वो कहते हैं अरे वाह अकेली लड़की, क्या बात है, चलो आओ मेरे साथ आओ मेरे साथ आओ। तो वो चिल्लाने लगती है। इतनी देर में डुआन क्यू को पता चल जाता है तो वो उसे बचाने आ जाता है। पीछे मुड़ती है, कहती थैंक यू सो मच कि आप मुझे बचाने आए। कहते हैं कि लिन यू क्यू तुम यहाँ पर। तुरंत ही वो उसे पैलेस में लेकर जाता है और सेकंड प्रिंस वहां पर अपने फादर के सामने ग्रीट करते हैं कि मेरी न्यू ऑफिशियल होगी वो लिन यूकी हो। तो डुआन मू के पास आ जाती है। कहते तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से महल के अंदर चली जाओगी। असल में उन आदमियों को होंगफू ने पैसे दे दिए थे। कहती है कि तुम इतना क्रूवल कैसे हो सकते हो, भला अपने भाई को मारने का प्लान क्यों बना सकते हो। कहते हैं कि जाओ और मेरे भाई और उसकी कॉन्कोबाइन, जो फादर की कॉन्कोबाइन है मीन्स उसकी मदर, उन दोनों को एक साथ अडल्ट्री के केस में फंसाओ। लेकिन वो दोनों तो माँ बेटे के समान है ना। कहते मैंने जो कहा है ना वो कर दो, याद रखो कि अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम्हारी माँ की जान ले लूंगा। इधर हम देखते हैं कि डुआन क्यू को पता चल जाता है होंगफू है ना उसका जरूर कुछ न कुछ रिश्ता प्रिंस डुआन से है। तो वो अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर डुआन मू कहता है कि ये बात डुआन क्यू को पता नहीं चलनी चाहिए। कहते लेकिन मैं क्या करूँ। वो उठाता है उसका गला और पकड़कर पानी में डुबा देता है। तुरंत ही डुआन क्यू अंदर आ जाता है। कहता है क्या यहाँ पर किसी लड़की को देखा। डुआन मू कहता भला मैं क्यों किसी लड़की को यहाँ पर देखूंगा, और कोई लड़की आएगी भी ना तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी क्योंकि मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। पानी से आवाज आने लगती है तो तुरंत ही डुआन मुंह खड़ा हो जाता है। कहता है क्यों, मुझे देखने के लिए बेताब हो क्या, या मेरा फायदा उठाना चाहते हो। कहते हैं नहीं, ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा। इतनी देर में होंगफू पानी के अंदर बेहोश हो जाती है। कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तो तुम मर भी नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है और तुम थ्रोन तक मुझे लेकर ही जाओगी। होश नहीं आ रहा होता है तो वो उसे जो है किस करके उसके मुंह का पानी बाहर निकाल रहा होता है। वो चाकू निकाल लेती है। कहती है कि तुम किस तरह के आदमी हो, डेविल हो क्या जो मुझे किस कर रहे थे। कहता है किस नहीं कर रहा था, तुम्हारी जान बचा रहा था। ये यूहान पाउडर है, लेकर जाओ और डुआन क्यू और उस कॉन्कोबाइन को फंसाओ। कहती है कि मैं क्या करूं, आखिर ये इतना डेविल कैसे हो सकता है। लेकिन प्रिंस किस करने के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं। वहां पर होंगफू याद करते हैं कि डुआन मू ने उससे क्या कहा था। डुआन मू भी वहां पर आ जाता है। बाकी के सारे प्रिंस कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी माँ को मार डाला, बदले में तुमने यहाँ पर सबको फंसाया, तुम एक क्रूअल पर्सन हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। एम्परर का बर्थडे होता है तो कोई भी इस बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था कि एम्परर का बर्थडे खराब हो। जितने भी लोग होते हैं सब एम्परर को कहने लगते हैं कि एम्परर आप काफी दिन जिए और इस राज्य की रक्षा करें। यहाँ पर एम्परर काफी खुश होते हैं और डुआन मू से कहा
कहा जाता है कि प्लीज पार्टी को खराब मत करना, इतनी देर में कॉन्कोबाइन आ जाती है। मैजेस्टी कहते हैं मेरी प्यारी कॉन्कोबाइन, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, कर आराम करो, यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। कहती ठीक है मैजेस्टी, जैसा आपने कहा। वो वहाँ से चली जाती है और मैजेस्टी जैसे ही होंगफू जो है कॉन्कोबाइन को देखती है, कहती है तो कितनी सीधी है, बेचारी को आज फंसाया जाएगा। पीछे से तुरंत वो भी निकल जाती है। ये जाते हुए जो है डुआन क्यों भी देख लेता है। रूम में जाकर वो ड्रग छोड़ देती है, कॉन्कोबाइन होती है वो बेहोश हो जाती है। तभी एक लड़की आकर मैजेस्टी को बताती है कि कॉन्कोबाइन के रूम से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सब लोग वहाँ पर जाते हैं, कहते हैं ये तो सेकंड प्रिंस की आवाज लग रही है। डुआन बोलता है कि सेकंड प्रिंस ऐसे नहीं है। वहाँ पर दासी बोलती है कि नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सेकंड प्रिंस और कॉन्कोबाइन अंदर है। कहते दरवाजा खोलो, लेकिन कॉन्कोबाइन पीछे से आ जाती है। कहती क्या हुआ मैजेस्टी, आप किसे ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि तुम अंदर नहीं हो तो अंदर कौन है। कहती वो तो मैं बेहोश होने लगी थी, तब इस लड़की ने मेरी जान बचा ली, वो तो मुझे बाहर लेकर आई, लेकिन अंदर मुझे नहीं पता है कौन है। वहां पर वो अंदर सेकंड प्रिंस को छोड़ देती है। कहती है मुझे माफ करना सेकंड प्रिंस, लेकिन किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। कहते हैं दरवाजा खोलो, अंदर मैं भी तो देखूं देखो कौन है। पता चलता है कि सेकंड प्रिंस अकेले ही पिलो के साथ रोमांस कर रहे हैं। इस बात से डुआनमो का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा नहीं होंगफू, क्योंकि तुमने मेरा काम नहीं किया है। कहते हैं इसको यहाँ से लेकर जाओ, इसकी बदतमीजी मुझसे देखी नहीं जा रही है। डुआनमो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता था कि आज का काम कितना इंपॉर्टेंट था और तुम यहाँ पर काइंडनेस दिखाने आ गए। कहती काइंडनेस नहीं, कॉन्कुबाइन बहुत अच्छी हैं और मैं उन्हें तुम्हारी वजह से नहीं फंसा सकती। कहते वाह, तुम तो काफी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम होशियार नहीं हो, तुम बहुत ही ज्यादा अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी जड़ से मिटा सकते हो। कहता है मिटा तो मैं तुम्हें भी जड़ से सकता हूँ, जान गई हो ना मेरे बारे में कि मैं डेविल हूँ। उसके गले पर तलवार रख देता है। कहता है कि याद रखो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया और तुम्हारे मास्टर मीन्स डुआन क्यू को तुम पर शक हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी देर में डुआन क्यू आ जाता है और दरवाजा खुलता है। वहां पर सामने डुआन क्यू मैजेस्टी और कॉन्कोबाइन को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। यहाँ पर अब जो कॉन्कोबाइन होती हैं कहती हैं कि मुझे तो पहले ही शक था डुआनमो पे कि इसी ने सब कुछ किया है। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिर सब कुछ क्या चल रहा था। पता चलता है कि फिजिशियन के यहाँ से जो पाउडर था वो लिया गया था और फिजिशियन भी इस बात को आकर मान लेते हैं कि हाँ, वो प्रिंस ने पाउडर मंगाया था। कहते हैं अगर मैंने मंगा भी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कॉन्कोबाइन को दिया। कहती हाँ, मैंने तो ये भी देखा था कि आपने इस दासी को हायर किया था। फिर चलो बताओ कि आखिर क्या हुआ था। तो वो बताती है कि हाँ, मुझे ऑर्डर दिया गया था कि ये जानकारी आकर मुझे मैजेस्टी को देना है और डुआन मू ने मुझसे कहा था। मैजेस्टी कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब सॉलिड एविडेंस है। कहती हाँ, डुआन मू हमेशा ही हम लोगों को फंसाना चाहता था। और रही इस होंगफू की बात, मुझे लगता है कि डुआन मू का और कुछ रिश्ता है। तो कहती बताओ होंगफू, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे। बोलने चलती है, लेकिन उससे पहले ही डुआन मू बोल देता है कि हाँ, मैंने इसे अपने पास बुलाया था क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं इसके साथ अपना वक्त बिताना चाहता था। अगर इतनी अच्छी लड़की को मैं अपने रास्ते से कैसे जाने दे सकता हूँ। मैजेस्टी कहते हैं बस बहुत हुआ, जाकर इसे कम से कम 100 कोड़े मारो। 3 दिन तक ये बाहर ही खड़ा रहेगा, भले ही ये प्रिंस है, बल्कि इसकी कोई औकात नहीं है। वहां पर उसे बाहर खड़े करके मारा जा रहा होता है, लेकिन अभी तक होंगफू को ये समझ में नहीं आ रहा था भला डुआनमू ने उसे क्यों बचाया, बल्कि वो उसे भी बराबर की सजा दे सकता था। तभी वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं कि ब्रदर, आपको इस तरह मारा जा रहा है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता है मुझे कि पहले जो गलतियां की हैं उनके लिए आप मुझे माफ नहीं कर सकते हैं। मदर के जाने के बाद आप मेरी तरफ देखते भी नहीं। कहते मेरे पास आओ, मेरे पास और मेरे छोटे भाई। कहते हैं हाँ बताओ ब्रदर। वो उसके ऊपर थूक देता है, कहता है निकलो यहाँ से। इतनी देर में सैनिक फिर से उठता है, उसको मारने लगता है। डुआन मू जाती है, कहती है एल्डर प्रिंस, मैं आपके बारे में इतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप किस तरह के इंसान हैं। इतना कहकर वहां से चली जाती है और पीछे से जो डुआन की और कॉन्कोबाइन होते कहती देखो, ये रेड सिंबल है, याद रखो कि सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। डुआन क्यों कहता अपने काम से काम रखो, मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं अपना काम कर लूंगा। तभी हमें पता चलता है कि वहां पर खान आए हुए होते हैं जो सेकंड प्रिंस के लिए रिश्ता लेकर आए होते हैं, अपनी बेटी प्रिंसेस रो होंग का, जो हमेशा ही सेकंड प्रिंस को एडमायर करती थी। मैजेस्टी वहां पर जानते थे कि जो डुआन क्यू है वो होंगपो को लाइक करता है, लेकिन तब भी वो कह देते हैं कि मैं इस शादी के लिए हामी भरता हूँ।
बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर गर्मी है और कई लोगों की जान भी इससे चली गई है। ये बात सुनकर अब थोड़ा-सा होंगफू डर जाती है कि अगर कहीं जो है फर्स्ट प्रिंस को भी ऐसी दिक्कत हो गई और वो बीमार भी हैं, मुझे जाकर उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। जाती है दवा लगाने के लिए, कहती है आपको तो पहले की भी बहुत सारी इंजरीज़ हैं, आखिर आपको इतनी चोट कहाँ से लगी? वो उसका हाथ पकड़ लेते, कहते यहाँ पर क्या करने आई हो? मेरे ऊपर सिम्पैथी जगाने आई हो क्या? क्योंकि मैं तो तुम्हारी वजह से ही फँसा हूँ, दोबारा ट्रबल क्रिएट करना चाहती हो क्या? लेकिन वो लगातार बस दवा लगा रही होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहती हो? बहुत तेज़ दिमाग चलता है ना तुम्हारा, इसी वज़ह से ये सब कुछ। क्या कहती है कि हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। मैं बस आपकी जान बचाना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। अब यहाँ पर प्रिंस तो बस उसकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि इतनी अच्छी लड़की शायद उसके करीब पहले कभी भी नहीं आई। वहाँ से जाने लगती, कहती मेरा काम हो गया। कहते इतनी जल्दी क्या है जाने की? रुको यहाँ पर, मुझे जाने दो। हाथ पकड़कर खींच लेते और उसको ज़बरदस्ती किस करने लगती, कहती प्लीज़ छोड़ दो ना मुझे, छोड़ो। वो चाकू निकालने चलती है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं चाकू भी नहीं। वो तुरंत ही उसके लिप्स पर कट कर लेती, कहती है पागल हो क्या, शेमलेस हो, जो तुमने मुझे किस कर लिया। कहते हैं तुम्हें सेल्फ कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि आगे का टास्क तुम्हारा यही होने वाला है कि तुम अब डुआन को सेड्यूस करोगी। कहती है कि अच्छा तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी बॉडी बेच दूँ, बॉडी तो बेचनी ही पड़ेगी। कहती है कि मैं अपना 100% दूँगी। कहते हैं लेकिन याद रखो कि उस जुआन क्यू के प्यार में मत पड़ना। कहती है ये आप मुझसे प्रॉमिस नहीं करवा सकते हैं। कहते हैं ठीक है ये ड्रिंक कर लो। ये ड्रिंक करने के बाद अगर वो तुम्हें सेड्यूस भी करना चाहेगा ना, लेकिन तब तुम्हारी भावनाएँ ऊपर नहीं बढ़ेंगी। कहती है कि तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने अंदर की भावनाएँ मार दूँ? कहते हैं हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। अगर नहीं करोगी तो तुम अपनी मदर का मरा हुआ मुँह देखोगी। वो तुरंत ही उस ड्रिंक को पी लेती है। कहती है कि तुम अब खुश हो ना? वो बोतल उठाकर उसी को मार देती है। इस पर क्राउन प्रिंस फिर से हँसने लगते हैं। कहते हैं ये तो एक हनी वाटर था। मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। कहती भला ये किस तरह का टेस्ट है? तुम्हारे सो कॉल्ड काइंडनेस की वजह से ना मैं एक बार फँस चुका हूँ, दोबारा नहीं फँसना चाहता हूँ। वो वापस आती है जैसे ही रूम में तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है और दीवान क्यों बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके आया हुआ होता है। कहते हैं फिलिन यो क्यों तुम आ गई, तुम्हारे बिना तो मैं कितना अकेला हूँ। कहती है कि प्रिंस आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। जो है निक पर किस करने लग, वहाँ पर उसे डुआन म्यू की बातें याद आती है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहती पीछे हटो प्रिंस। कहते होंगफू माफ़ कर देना मुझे, मुझे लगा कि युआन क्यों है, मैं थोड़ा-सा बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करता था। कहती हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन आँखें खोल कर देखो कि मैं वो नहीं हूँ। कहते हैं क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अफ़ेक्शन महसूस होता है। लेकिन तभी वहाँ पर इनोच आ जाते हैं कि एम्परर ने आपको बुलाया है, क्योंकि वहाँ पर वो ज़रूरी काम है। एम्परर देख रहे होते हैं उन दोनों की नज़दीकियाँ भी। इधर हम देखते हैं कि रो होंग बैठी होती हैं और जितार बजा रही होती हैं। कहते हैं दूसरे प्रिंस कि इस कंट्री में बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं, लेकिन आपके आगे तो कोई भी नहीं। लॉर्ड रुआन वो भी बैठे हैं, बल्कि इन प्रिंस की कोई भी ज़रूरत नहीं। तब भी एल्डेस्ट प्रिंस यहाँ पर बैठे हैं, जबकि फ्यूचर यहाँ के हमेशा ही डुआन क्यों रहेंगे। तभी डुआन क्यू और जो है होंगफू साथ में आते हैं। उन दोनों को साथ में आता हुआ देखकर प्रिंस कहते हैं जल्दी चलो, देखो प्रिंसेस जितार बजा रही हैं। प्रिंसेस नीचे उतरती हैं तो प्रिंसेस की दासी कहती है कि होंगफू चलो नील डाउन हो जाओ। कहती है नील डाउन नहीं हो सकती क्योंकि मैं यहाँ की ऑफिशियल हूँ और मुझे सिर्फ लोगों के सामने झुकना सिखाया गया है, नील डाउन होना नहीं सिखाया गया। कहती है कि अच्छा तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप को होशियार समझती हो ना, यहाँ के रूल रेगुलेशन तो तुम्हें पता नहीं है, तो चलो इसे सिखा दो। थप्पड़ मारने चलती तो उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिंसेस कहती रिबेल बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पीछे से आकर डुआन मूस का हाथ पकड़ लेता है। कहती है कि प्रिंसेस आप इस तरह क्यों अपने आप को एम्बेरसमेंट फील करवा रही है। कहती है हाँ तुम्हारी तो कोई इज्जत यहाँ पर है नहीं, ऑलरेडी तुम्हें यहाँ से निकाला जा चुका है और तुम मुझे डिसिप्लिन सिखा रहे हो। कहते आप तो सेल्फ सेंटर्ड प्रिंसेस है ना, आप अपने आप को नीचे मत गिराइए। तब दासी कहती है आपको बड़ा पता है कि किसको क्या करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, और आप मेरी प्रिंसेस को यहाँ पर समझा रहे हैं, बल्कि इस होंगफू की क्या इज्जत है यहाँ पर। तुरंत ही डुआन मूस को एक थप्पड़ मार देता है। कहता है और तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे सामने कुछ बोलने की। कहते हैं कि चलो एक कंपटीशन हो जाए, तुम्हें जितार अच्छा बजाना आता है और मुझे भी अच्छा बजाना आता है, देखते हैं दोनों में से कौन अच्छा बजाता है। ये बात रुआ होंग बहुत अच्छे से जानती थी कि एल्डेस्ट प्रिंस को कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं, तो वो तो
वही जीतेगी। चलो ठीक है, मैं बेट एक्सेप्ट करती हूँ। डुआनमू जितार बजाना स्टार्ट करता है तो वो बहुत ही अच्छा बजाता है। प्रिंसेस तो पहली ही बार में मोहित हो जाती है कि इतना अच्छा जितार। वो आकर बैठ जाती है और साथ में वो भी बजाने लगती है। मतलब दोनों की ट्यूनिंग ना बहुत अच्छी बन रही होती है। ये देखकर तो अब सेकंड प्रिंस भी खुश हो रहे होते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बन जाए तो बहुत अच्छा। बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था होंगफू को कि मुझे इसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तब दूसरे प्रिंस कहते हैं कि एंगेजमेंट फिक्स हुए सेकंड प्रिंस के साथ, लेकिन एल्डेस्ट प्रिंस यहाँ पर अपना दांव खेल रहे हैं। देव तुरंत ही सेकंड प्रिंस जाते कहते ब्रदर, अगर आपको प्रिंसेस अच्छी प्रिंसेस उठती हैं और सेकंड प्रिंस की तरफ जा रही होती हैं तो यहाँ पर होंगफू बोलती है कि माफ करना प्रिंसेस, लेकिन मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। वो एक गोटी उठाती है और अपनी उंगली से मारती है। प्रिंसेस गिरने वाली होती हैं तो सेकंड प्रिंस उन्हें रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वहां पर फर्स्ट प्रिंस आते हैं और उसको रोक लेते हैं। कहते हैं कि अरे प्रिंसेस, संभल कर चलो। प्रिंसेस को बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसे ही सेकंड प्रिंस फिर से हाथ पकड़ने चलते हैं प्रिंसेस का, तो पीछे से होंगफू गिर जाती है। कहती है कि सेकंड प्रिंस, मेरे पैर में चोट लग गई है। वहां पर फर्स्ट प्रिंस का मकसद था रो होंग को अपने प्यार में फंसाना। कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम उसका पैर नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कहते हैं तो करने की कोशिश क्या कर रहे थे। कहते हैं प्रिंसेस के पास आने की कोशिश कर रहा था और क्या। वो उसके हाथ को पकड़ लेता और उसे एक जगह पर ब्लॉक कर देता है। कहती है मुझे जाने दो, अगर मेरे पास आए ना तो देखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो फिर से उसे ब्लॉक से हटा देता है कि ठीक है तुम सोच लो। वहां से वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि कहता है कि तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। कहती है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने काइंड हैं, मैंने तो आपके जैसा पर्सन ही नहीं देखा। वो जाने लगते हैं तो कहती प्लीज बैठो ना। सेकंड प्रिंस कहते हैं क्या हुआ। कहती है कि बस ऐसे ही, मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर कुछ लग गया है, मैं उसे पोंछ दूं। वो बड़े प्यार से पोंछ रही होती है और पीछे से डुआनमू आता है और उन दोनों को इतने करीब देखता है ना तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। डुआन के जैसे उसके लिप्स देखता है तो उसे किस करने के लिए जाता है। यहाँ पर डुआनमू को लगता है ना कि उन दोनों ने किस कर लिया, लेकिन असल में वो किस कर ही नहीं रही होती। डुआनमू वहां से चला जाता है। कहती है कि ज्यादा देर हो गई, आप भी जाइए यहाँ से। अभी होंगफू लेटी हुई होती है और वहां पर ना उसे पूरी टाइम बस डुआनमू के सपने ही आ रहे थे कि कैसे वो उसके साथ जबरदस्ती सारे काम करवा रहा है। लेकिन इतनी देर में डुआनमू आ जाता है। कहता है कि क्यों मेरे बारे में सपने सोच रही थी क्या, या उस डुआनक्यू के बारे में, क्यों तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा। कहती हाँ मुझे वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा नहीं। कहते हैं मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। कहती क्या मतलब नहीं होने दोगे, किस करने लगता है। कहती है कि डुआनक्यू बगल वाले रूम में है, तब तो और भी अच्छा है। जबरदस्ती उसको किस करता है। कहती है जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। कहते हैं क्यों, मरने से डर लगने लगा है क्या। वो उसके साथ अपना वक्त वहां पर बिताने लगता है तो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कहती दूर हटो, तो नहीं हट सकता हूँ। इधर सुबह होती है तो डुआनमू को पता चलता है कि जो यांगफू थी उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़के के साथ कोई भी वक्त नहीं गुजारा। वो पहला इंसान है जिसने उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड की। इस बात से अब होंगफू को पछतावा भी हो रहा होता है, लेकिन वो उसके सामने तो प्रिटेंड नहीं कर सकता था। कि अगर तुम्हारा काम हो गया हो ना तो जाओ यहाँ से, वैसे भी जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हैं कि मेरे बारे में चिंता नहीं हो रही क्या। कहती है गलत फहमी तो बिल्कुल भी मत पालो, क्योंकि मैं इस घटिया जगह पर नहीं रह सकती हूँ और डेविल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी हो, जब तक मर नहीं जाती ना तब तक मेरे पास ही रहोगी। तब तक डुआन क्यों आ जाता है। कहता है कि तुम रात में अच्छे से सोई ना। कान पर किस करने लगता है। कहता है क्या हुआ तुम्हें। कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते मैं आ रहा हूँ। कहती नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं कपड़े पहन रही हूँ। फर्स्ट प्रिंस जबरदस्ती उसको वो किस कर रहे होते हैं। कहती है कि मैं कपड़े पहन लूं तो मैं आ जाऊंगी। कहते ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ, याद रखो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन सर्व मैं सिर्फ डुआन को ही करूंगी। तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। पता चलता है वो उसे माँ से मिलवाने के लिए ले गया है। उसकी माँ बताती है कि मिस्टर डुआन ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, फिजिशियन का इंतजाम किया, वो हर रोज मेरी केयर करते हैं, मेरे लिए नए कपड़े, गहने और खाने का भी इंतजाम किया और अच्छा सा बेडरूम भी दिया है। भी अच्छा इंसान लगते हैं। उसे भनक लगती है कि कोई पीछे है, लेकिन पता चलता है कि फिजिशियन है। फिजिशियन बताते हैं कि तुम्हारी माँ ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। कहते लेकिन हर रोज तो इलाज हो रहा है ना। कहते हैं इलाज हो रहा है लेकिन इस तरह की रेयर बीमारी किसी को भी नहीं, एक दो को है। इसी वजह से जैसे टियानसेन लोटस अगर मिल जाए ना तो उन्हें अच्छे से सही किया जा सकता है। कहते लेकिन यह है कहाँ। कहते बस वो एम्परर के पास है, वर्ल्ड में एक ही दो है। कहती मैं क्या करूं। रात में जब सारे सैनिक पहरा दे रहे होते हैं तो चुपके से वो रूम में घुसने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो स्नो लोटस चुरा लेगी, लेकिन सेकंड प्रिंस देख लेते हैं। सैनिक को भी कुछ आभास होता है कि कोई अंदर है। कहते कौन है कौन है। सेकंड प्रिंस आ जाते हैं। कहते निकलो यहाँ से। कहते हैं लेकिन मैंने किसी की आवाज सुनी। कहते ठीक है जाओ, मैं देख लूंगा कि कौन है यहाँ पर। कहते हैं निकलो बाहर होंगफू, निकलो, तुम्हें क्या चाहिए।
वो डर-डर के बाहर निकलती है। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि यहाँ पर क्या करने आई थी? कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कहते हैं लेकिन क्या डिफ़िकल्टीज़ है? कहते मेरी मदर मरने वाली है। सिर्फ़ स्नो लोटस ही मेरी माँ को बचा सकता है, इसी वज़ह से मैं यहाँ पर आई थी। सेकंड प्रिंस 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं और उसे वो स्नो लोटस दे देते हैं। कहती है सेकंड प्रिंस आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। आप मेरे लिए सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैं लिन यूक्यू की तरह लगती हूँ। कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। बात नहीं तुम मेरी दोस्त हो। तभी उसे पता लगता है कि उसकी हेयर पिन कहीं गिर गई है। तो प्रिंस कहते हैं ठीक है मैं ढूँढ कर लाता हूँ। इतनी देर में डुआन आ जाता है। कहता है वाह! तुम तो कुछ ज़्यादा ही करीब जा रही हो। कहते हैं कि हाँ याद रखो कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैं तुम्हें बिलॉन्ग नहीं करती हूँ। कहते हैं बिलॉन्ग तो तुम मुझे ही करती हो। इतनी देर में डुआन आ जाता है। कहती है जाओ अपना मिशन कंप्लीट करो। पीछे तुरंत ही डुआन पहुंच जाता है प्रिंसेस के पास। कहती है कि तुम यहाँ पर और सेकंड प्रिंस कहाँ पर है? कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। कहते हैं कि मतलब तो रखना है, आखिर मैं आपके इतने करीब जो आ सकता हूँ। कहती है क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? कहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। कहती है कि ऐसे स्ट्रेट कौन बोलता है? कहते हैं कि मैं बोलता हूँ। पास खींच लेते हैं। कहते हैं प्रिंसेस मैं आपको चाहता हूँ, क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी? बोलो ना। लेकिन वो उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। इतनी देर में प्रिंसेस जो है देख लेते हैं डुआन क्यू और होंगफू को साथ में। कहती है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? एक फीमेल ऑफिशियल के पीछे तुम ऐसे घूम रहे हो? क्या सच में तुम दोनों के बीच प्यार है? तब यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस कहते हैं कि इस लड़के का तो ओरिजिन भी बिल्कुल अननोन है, इन दोनों के बीच जरूर प्यार होगा। कहते हैं सेकंड प्रिंस इस तरह तुम किसी लड़की की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। कहती है कि ये बेइज्जती करने लायक ही है। तुम भला एक सर्वेंट को मुझसे कंपेयर कैसे कर सकते हो? कहते हैं ये सर्वेंट नहीं है, माफी मांगो इसे, ये मेरी फ्रेंड है। कहती माफी तो मैं कभी भी नहीं मांगूंगी, मतलब कभी भी नहीं। मारने चलती है तो फर्स्ट प्रिंस हाथ पकड़ लेते हैं कि मार नहीं सकती हो, इस तरह अपने हाथ गंदे मत करो इसको मारकर, और वैसे भी वो इस लायक नहीं है। कहती है ठीक है लेकिन इसकी शिकायत मैं जरूर करूंगी। फर्स्ट प्रिंस कहते हैं कि कब तक इसको बेवकूफ बनाओगे? सेकंड प्रिंस तुम्हारी असलियत तो सबको पता है। पूछती है होंगफू सेकंड प्रिंस से कि आखिर आपके और आपके भाई के बीच में क्या दिक्कत है? पता चलता है कि एक बार जब खाना आ रहा था तो जो कंकुबाइन थी वो प्रेग्नेंट थी। फादर की वो पसंदीदा कंकुबाइन थी, लेकिन मैं और मेरा भाई खेल रहे थे जिसकी वजह से एक दासी को टक्कर लग गई और जो वो खाना था उसमें एक अजीब तरीके से गंध थी। उस गंध की वजह से कॉन्कुबाइन का मिसकैरेज हो गया और वो टक्कर मुझसे लगी थी। इसकी वजह से सारा इल्जाम माँ के ऊपर आ गया। माँ ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई कि भरी महफिल में उनकी इस तरह बेइज्जती की गई। उन्होंने फांसी लगा ली और मेरा भाई तब से मौत का जिम्मेदार मुझे मानता है कि अगर तुमने उस दिन टक्कर ना मारी होती तो माँ जो है हमें छोड़कर नहीं जाती। से मेरा भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर फिर से ही नौच आ जाते हैं कि आपको मैजिस्ट्री ने बुलाया है। कहती है ये कैसा खेल है इन दोनों के बीच। तभी कोई उसे धक्का दे देता है और पानी में गिर जाती है। इधर मैजेस्टी कहते हैं कि तुमने प्रिंसेस की बेइज्जती कैसे की? डुआन क्यों कहता है मैंने बेइज्जती नहीं की, लेकिन डुआन म्यू कहता है कि बेइज्जती तो की है। फिर एक प्रिंसेस के सामने आपने कैसे कहा कि वो माफी मांगे उसमें सर्वेंट से? इस पर खान कहते हैं कि मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नहीं मानता हूँ कि ये मैरिज होनी चाहिए। मैजेस्टी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुमसे एक काम कहा था वो भी नहीं हो पाया, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, जैसे तुम्हारी माँ वैसे तुम। इस पर कंकुबाइन कहती है कि अपने बेटे को इस तरह मत डांटो। लेकिन तभी वहां पर सैनिक आकर बताता है कि कोई पानी में गिर गया है। सब लोग जाते हैं, कहते हैं पानी में कौन गिर गया, पानी में कौन गिर गया। फिर डुआनमो को पता चल जाता है कि पानी में तो होंगफू गिरी है, लेकिन अब यहाँ पर सेकंड प्रिंस का चेहरा सामने आ चुका था। सेकंड प्रिंस कहते हैं खेल तो अब शुरू होगा, देखो तुम लोग मेरे झांसे में कैसे फंसते हो। पता चलता है कि वहां पर फर्स्ट प्रिंस ने होंगफू को निकाल लिया था और उसके पेट से पानी बाहर भी निकाल देते हैं। कहते तुम ठीक तो हो ना? होश आता है। कहती है मैं यहाँ पर, मुझे किसने बचाया? कहता है मुझे नहीं पता है तुम्हें किसने बचाया, बस तुम मुझे वहां पर बेहोश मिली तो मैं तुम्हें लेकर आ गया। कहती मुझे पता है किसने बचाया है। वो जा रही होती फिर से डुआनमो से मिलने के लिए। सेकंड प्रिंस कहते हैं प्रिंसेस को बताओ कि इन दोनों के बीच सीक्रेट मीटिंग चल रही है। प्रिंस पीछे से आ जाते हैं, कहते हैं क्यों मेरे बिना रह नहीं पा रही हो क्या? मैं जानना चाहती हूँ कि कल पानी में से आपने मुझे बचाया। कहते हैं इतनी तो तुम खास हो भी नहीं कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। कहती है लेकिन मुझे तब भी लगता है कि आपने मुझे बचाया था कल। कहते हैं नहीं बचाया, और ज्यादा इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। कहती है ठीक है फिर मुझे यहाँ से जाना है। वो जाने लगती है तो कहते हैं इतनी जल्दी भी क्या है? उसे किस करने की कोशिश करते हैं तो कहती है कि कुत्ते भी इतनी आसानी से नहीं काटते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत देर पीछा करते हैं, लेकिन आज तो हमेशा बस काटने के लिए ही तैयार रहते हैं। कहते हैं क्यों, तुम सीड्यूस करने में नंबर 1 नहीं हो, आई तो तुम ही थी। वो उसको किस करते हैं। इतनी देर में
प्रिंसेस रुआ होंगा जाती, कहती मुझे अंदर जाना है। कहते छिप जाओ। कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे प्रिंसेस आई है। कहती है कि प्रिंसेस वो भी यहाँ। कहते हैं कि चलो फिर देख लो अंदर, लेकिन इतना जान लो कि अभी तुम एक सिंगल आदमी के रूम में घुस नहीं सकती हो जब तक हम लोगों की शादी नहीं हो जाती। कहते हैं लेकिन हम मुझे तो तब भी देखना है। कहते हैं लेकिन याद रखो कि अगर किसी ने रेपुटेशन सवाल उठाया तो मुझे मत बताना। कहती है कि मैं तब भी देखूंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई होता तो तुम्हें दिखता ना। कहती ठीक है, मैं तुम पर बस एक बार ट्रस्ट कर रही हूँ, बार बार ट्रस्ट नहीं करूंगी। लेकिन अचानक से उसे आवाज आती है। कहती कौन है पीछे। यहाँ पर डुआनमो बोलता है कि बिल्ली है, तुम जाओ यहाँ से। बस डुआनमो को फिर से गुस्सा आता है कि क्या पागल हो गई हो क्या। कहती है खेल खेलना तुम्हें पसंद है और मुझे भी, चलो अच्छा खासा खेल खेल लेते हैं। कहते हैं मुझे इस तरह की फीलिंग से नफरत है। वो उसे फिर से लिप्स पर कट कर लेता है। कहते हैं तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट बहुत है। बाहर निकलती है तो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या चाम है कि तुम फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस दोनों को अपने जाल में फंसा रही हो, सेड्यूस कर रही हो ना दोनों को। कहती माफ करिएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ बातों को क्लियर करने गई थी। कहती मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन बस मैं वहां पर कुछ बोल नहीं रही थी, इसी वजह से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तभी डुआन क्यों आ जाता है। कहती अब मैं डुआन क्यों सब कुछ बता दूंगी कि तुम फर्स्ट प्रिंस से मिलने आई थी। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट प्रिंस आते हैं और वहां पर प्रिंसेस को बेहोश करके लेकर चले जाते हैं। डुआन क्यों कहता है क्या हुआ, यहाँ पर कोई था। कहती नहीं मैं तो बस टहलने आई थी। कहते लेकिन मैंने कुछ आवाजें सुनी। कहती कोई आवाज नहीं, चलो यहाँ से। वहां पर प्रिंसेस की हेयर पिन पड़ी होती है और कोई आकर हेयर पिन उठा लेता है। पता चलता है कि ना तो वहां पर कॉन्कुबाइन है ना ही प्रिंसेस है। कहती ये दोनों कहाँ पर गई। कि मैजेस्टी की ड्रेस भी आ जाती है जो अपने हाथों से बनाई गई होती। कहते ये बहुत ही रेयर टीचर है, सच में पूरा सोने से बना हुआ, ये मैं प्रिंसेस के फादर को गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन प्रिंसेस कहाँ पर है बताओ। इस पर दासी बोलती है कि वो कल रात से नहीं है, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर गई। तब यहाँ पर कॉन्कुबाइन कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर गई है। कहती कहाँ पर गई। पता चलता है कि वो फर्स्ट प्रिंस के साथ है। क्या ये उनकी हेयर पिन है। कहती हाँ ये तो मिस की हेयर पिन है। यहाँ पर सारा इल्जाम फर्स्ट प्रिंस के पास आ जाता है कि जानबूझकर वो प्रिंसेस को लेकर गए, उनके साथ रात बिताई है। कहता है कि मुझे यकीन नहीं कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, मेरी प्रिंसेस कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मैजेस्टी कहता ये लड़का रिबल बनना चाहता है क्या, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक प्रिंसेस आ जाती है। कहती फादर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कल पानी में गिर गई थी, तब फर्स्ट प्रिंस ने मुझे बचाया और इसी वजह से मैं रात भर बेहोश रही, अब मैं यहाँ पर आई हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कि क्या ये बात सच है। कहते हैं हाँ फादर, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, प्रिंसेस को बेहोश कर दिया था और इसमें किसी की चाल है। कहते किसकी चाल है। कहते ये पाउडर देख रहे हो, इसी की वजह से सब कुछ हुआ, हम दोनों को भी कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से वहां पर ड्रग का यूज किया गया था। कहते किसने ड्रग का यूज किया तुम्हारे रूम में। ड्रग का यूज कॉन्कुबाइन ने किया था और मुझसे कहा था कि फर्स्ट प्रिंस और रुआ होंग को एक दूसरे के साथ अडोल्ट्री में फंसा दो ताकि दोनों रंगे हाथ पकड़े जाए और हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। कॉन्कुबाइन कहती है मैंने ऐसा तुमसे कब कहा, मैं तो इस दासी को जानती भी नहीं। तब इनोज कहते हैं कि मैंने कल रात ही इस दासी और कॉन्कुबाइन को साथ में देखा था, ये दोनों काफी देर तक बातें कर रही थी। मैजेस्टी कहते हैं ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। खान भी कहते हैं मेरी बेटी के ऊपर आरोप लग रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैजेस्टी कहते हैं इसे लेकर जाओ कोर्ट हाउस में बंद कर दो। मैं सोचती है होंगफू की ये सब क्या खेल चल रहा है, इसमें तो मुझे पता भी नहीं है। सच में कल रात भी ये सारा खेल सिर्फ षड्यंत्र को रचने के लिए किया जा रहा था। नीचे तुरंत ही प्रिंसेस बैठ जाती है और कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ फर्स्ट प्रिंस से। तुरंत ही मैजेस्टी कहते हैं कि क्या तुम फर्स्ट प्रिंस राजी हो। कहते हैं हाँ जैसी आपकी मर्जी फादर। लेकिन पीछे रुआ होंग मुड़ती है, कहती है कि मैं होंगफू को अपनी जो है दासी बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी है, सेकंड प्रिंस के करीब है, लेकिन तब भी मैं इसे अपनी मेड बनाना चाहती हूँ। इस बात से सेकंड प्रिंस को गुस्सा आता है। दासी बनने के लिए रो होंग के पास जा रही होती है, लेकिन फर्स्ट प्रिंस आकर रोक लेते हैं। तुम जैसा सेमलेस पर्सन देखा ही नहीं। कहती है क्यों क्यों शर्म आ रही है क्या और तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या कि मैं प्रिंसेस से शादी कर रहा हूँ। कहती है मुझे भला क्यों गुस्सा आएगा और मेरा तुमसे लेना देना क्या है, कल रात तो तुमने मुझे फंसा दिया था, ये सब तुम्हारा मन था प्रिंसेस का दिल जीतने का। हाँ क्या करूं, कुछ चीजें तुम्हें बतानी जरूरी भी नहीं है। कहती है तो ठीक है, मैं वैसे भी किसी से डिफरेंट नहीं हूँ तो मुझे अपने पास मत लाओ, जेंटलमैन बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो उस डुआन क्योंकि तुम एक उंगली बराबर भी नहीं हो। कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तू वो डुआन क्यों बहुत अच्छा है, प्यार हो गया है क्या उससे। कहती हाँ हो गया है, तो क्या कर लोगे, आखिर तुम बस मुझे अपने एक खेल खेलने की चीज ही तो समझते हो।
कहते हैं याद रखो मैं तुम्हारी लाइफ मिजरेबल बना दूंगा। तभी दासी आती है कि चलो मिस। वहां पर हम देखते हैं प्रिंसेस बैठी होती है, कहती है पिछली बार नील डाउन नहीं हुई थी ना, चलो इस बार नील डाउन हो जाओ। जबरदस्ती उसे नीचे बैठा दिया जाता है। कहती है कि अब तो तुम मेरी मेड और तुम्हारे साथ जो करना चाहूंगी करूंगी। बहुत सुंदर हो ना, चलो सबसे पहले इसका चेहरा बिगाड़ दो। लगातार उसे कम से कम 100 थप्पड़ मारती है, और थप्पड़ मारो इसको। इतना थप्पड़ मारती है कि वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका काफी ज्यादा ब्लड भी निकल गया है। डुआनमो को जैसे ही पता चलता है कि प्रिंसेस ने मारा है तो वो भाग कर जाता है। लेकिन इससे पहले सेकंड प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, बोलो ना क्या हुआ। फिजिशियन को बुलाया जाता है। फिजिशियन कहे जैसे ही नक चेक करते हैं, माफ करना क्राउन प्रिंस, लेकिन वो होंगफू है वो प्रेग्नेंट है। कहते हैं क्या प्रेग्नेंट। इधर तक डुआनमो भी आ जाता है, कहता है इतना सारा ब्लड, सच में प्रेग्नेंट है। कहते हैं हाँ 1 मंथ प्रेग्नेंट। ये बात सुनकर अब तो होंगफू के होश उड़ जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई। कहते ठीक है याद रखो कि ये बात यहाँ से बाहर ना जाने पाए, मेरे और तुम्हारे अलावा इस बात को कोई भी ना जान पाए। कहते ठीक है नहीं बताऊंगा। कहते याद रखो बुढ़े हो चुके हो, साथ में पूरी फैमिली को भी मार दूंगा। कहते ठीक है समझ गया हूँ, किसी को मतलब नहीं, किसी को नहीं। मन में सोचते हैं सेकंड प्रिंस जो मैंने सोचा था वही हुआ। एक खतरनाक स्माइल करते हैं, लेकिन वो उठती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस, मुझे माफ कर दीजिए। वो उसकी कमर पर देख लेता है एक बर्थ मार्क। वहां पर वो उठता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, और तुम्हें अगर डर लग रहा है कि ये बच्चे की वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूंगा। बस मुझे ये बता दो कि क्या ये बच्चा डुआनमो का है, आप इसके बदले में मुझे मौत की सजा दे दीजिए। कहते हैं मेरा बिलीव करो, मैं तुम्हें भी कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूंगा। बस मुझसे झूठ मत बोलना है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाऊंगा, लेकिन ये जो तुम्हारा बच्चा है वो हम दोनों का ही रहेगा। डुआनमो के सामने ये कभी भी कबूल मत करना। जाता है और दासी को थप्पड़ मारता है, कहता बताओ आखिर होंगफू कहाँ पर है। कहते वो उसे सेकंड प्रिंस लेकर गए। अभी सेकंड प्रिंस और होंगफू रास्ते में मिल जाते। सेकंड प्रिंस कहते हैं बात करने का मतलब खत्म हो चुका है, आप हम लोगों की प्राइवेट अफेयर्स में मत पड़िए, क्योंकि हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, प्लीज एक दूसरे के साथ ही रहना, एक दूसरे को हर्ट मत करना। कहते नहीं हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए बहुत सिंसियर है। कहते सिंसियर, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। सेकंड प्रिंस उसको लेकर चले जाते हैं। इधर मैजेस्टी बहुत गुस्सा होते हैं। वहां पर जाकर तुरंत ही मैजेस्टी के सामने सेकंड प्रिंस कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कहते हैं लेकिन याद रखो कि इसकी जगह क्या है। कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ, भले ही आप मुझे कॉमनर के रूप में डिमोट कर दीजिए, लेकिन मैं कभी भी इस जो है होंगफू का साथ नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, एक जो है नौकर से शादी करोगे। तन्मो भी कहते हैं कि इंपीरियल पावर से हाथ धो बैठोगे, याद रखो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हें यहाँ की शान शौकत, ना ही क्राउन प्रिंस की गद्दी। प्रिंसेस भी कहती हैं कि क्या सच में एक डिजास्टर के लिए तुम अपनी राजगद्दी छोड़ना चाहते हो। कहते हैं ये डिजास्टर नहीं है, मेरी फ्रेंड है। कहते हैं प्रिंस बस करो, ये रिडिकुलस बातें मत करो, तुम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो तो शादी क्यों करना चाहते हो। कहते हैं मैं मर जाऊंगा, लेकिन शादी से इसी से करूंगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कहते हैं कि क्या माँ। प्रिंसेस का गुस्सा भी सातवें आसमान पर होता है। डुआनमो को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब उसी के बच्चे की प्रेग्नेंट होगी। तब प्रिंसेस कहती है कि इसका अफेयर तो कई लोगों से चल रहा था, किसी एक से नहीं, तो अब ये कैसे पता लगाओगे कि ये आपका ही बच्चा है। श्योर हो कि जो इसके पेट में बच्चा है वो तुम्हारा। कहते हैं मैं श्योर हूँ। प्यार करते हैं, मैजेस्टी भी मजबूर हो जाते हैं। वो हाथ पकड़कर सबके सामने खड़ा हो जाता है कि एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। डुआनमो खड़ा हो जाता है, कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ फादर, मुझे लगता है कि मैरिज एक रॉयल इवेंट होती है और इस तरह इन दोनों की शादी कराना बिल्कुल सही नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं कुछ दिनों के लिए ले जाकर इसको बंद कर दो। डुआनमो आ जाता है, कहती है यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहते हैं बस मैं तुमसे कुछ चीजें क्लियर करने आया हूँ कि क्या सच में तुम उस प्रिंस से प्यार करती हो। मैंने तुम्हें बहुत कम समझने की कोशिश की है। कहती जो समझने की कोशिश करनी थी समझ चुके हो, अब यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा मिशन तो कंप्लीट हो चुका है ना, तुम तो राजगद्दी के करीब भी पहुंच गए हो, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल चुका, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कहते बताओ ये बच्चा किसका है। कहती सेकंड प्रिंस क्लियर कर चुके हैं ना कि ये बच्चा उनका है, तो मतलब उनका है। और यहाँ पर आपने ही तो कहा था ना कि मुझे अपनी बॉडी को बेचना है, भूल गए क्या। जो आपने कहा था मैंने वही किया है, तो अब आपको इतना पछतावा क्यों हो रहा है। तभी वहां पर मैजेस्टी फरमान जारी करते हैं कि होंगफू को जान से मार दो, क्योंकि एक सर्वेंट से प्रिंस की शादी नहीं करा सकता हूँ। इन्हों जहर लेकर आ जाते हैं, पर होंगफू कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। डुआनमो कहता हाँ मर जाओ। कहती है तुमने बहुत डर्टी ट्रिक्स खेले, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, मैंने कभी भी तुम्हें एक्सपोज नहीं किया, लेकिन आज अपॉर्चुनिटी मिलते है तुम मुझे मार डालना चाहते हो। कहते हैं कि हाँ अगर तुम जानती हो कि मैं इतना डेविल हूँ, मैं इतना खतरनाक हूँ, तो अगर तुम बता दो कि ये बच्चा किसका है। वो जहर उठाकर तुरंत ही पी लेती है।
वो नीचे गिर जाता है और इतने से रो रहे होते हैं कि हर किसी ने मुझे धोखा दिया, हर किसी ने। मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था लेकिन मेरा नेचर ही ऐसा है, बचपन से सबने मुझे धोखा दिया। और रही उस डुआनक्यू की बात, वो तो हमेशा से ही मुझसे नफ़रत करता था। जो भी मेरी कीमती चीज़ थी हमेशा ले लेता था और मदर को आते ही देखते ही वो नाटक करने लगता था। मतलब वो नीचे गिर जाता था और जब भी उसकी माँ पूछती थी कि ये सब किसने किया, कहता है कि ये सब बड़े भाई ने किया है, यही मुझे हमेशा नीचे गिराता है, मेरी कॉलर पकड़ कर खींचता है, मेरा गला दबाने की कोशिश करता है। हर बार ये ऐसा करता है और उसकी मदर कहती हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? बड़े भाई होकर अपने भाई को ऐसे गिरा रहे हो। कहता है मदर मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। कहती तुमने किया है, तुम अपनी मदर को हमेशा ही नाराज़ करते हो। क्या मैं सच में इतना गलत हूँ? तब तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस आ जाते हैं और फर्स्ट प्रिंस को धक्का दे देते हैं। कहते हैं चलो तुम यहाँ से, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। वहाँ पर डुआनमो बहुत रो रहा होता है। तब मैजेस्टी कहते हैं तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया, जो कहा वही किया। ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि अगर वो हंफो को जहर देगा तो उसे क्राउन प्रिंस की राजगद्दी दे दी जाएगी। सब उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, लेकिन आज वो राजगद्दी पर बैठने जा रहा था, लेकिन खुशी एक पल की नहीं थी। वो ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक भी अलग गिर रही थी और पूरे टाइम बस होंगफो ही उसकी यादों में थी। होंगफो की डेथ नहीं हुई थी, बस उसे बेहोश करने वाली दवा पिलाई गई थी। कहती क्या मैं मरी नहीं थी क्या? कहते हैं कि डोंट वरी, तुम्हें मारा नहीं गया है, फादर की चाल थी। पर इतने भी क्रूएल नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि वो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं सेकंड प्रिंस मैं आपके लिए इतनी भी जरूरी नहीं हूँ। कहते हैं जरूरी हो, इंपीरियल पावर तो मेरे हाथों से जा चुकी है, लेकिन मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर जाए। बैठी होती है और अपनी पुरानी चीजों को याद कर रही होती है कि क्या सच में वो जो है फर्स्ट प्रिंस को समझ नहीं पाई, हमेशा से ही वो उनके बारे में गलत सोच रही है। तभी डुआनमो आ जाता है कि क्या तुम उस दिन मुझे मारना नहीं चाहते थे? कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं बचाया है, बस मैं अपना काम निकालना चाहता था, मैंने काम निकाल लिया। डुआनक्यू से शादी करना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें रिमाइंड करवा दूं कि शादी कर लोगी, लेकिन उसके बाद डुआनक्यू की हालत बद से बदतर बना दूंगा। उसके लिए मरना पसंद करोगी? मर जाओ यहाँ पर। वो तुरंत ही पानी में कूदने चलती है कि मैं मर जाऊंगी। कहते हैं क्या सच में तुम सेकंड प्रिंस से इतना प्यार करती हो? कहती हाँ बहुत प्यार करती हूँ। कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें कभी रोकूंगा ही नहीं। तभी सेकंड प्रिंस आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। उदासी कपड़े पहना रही होती है, वो बताती है कि पता है जिस दिन आप पानी में गिरी थी उस दिन आपको फर्स्ट प्रिंस ने बचाया था, ना कि सेकंड प्रिंस ने। अब जान जाती है कि जितनी बार जो जान बचाई, भले ही वो नकारता रहे, लेकिन फर्स्ट प्रिंस हैं जो उसकी जान बचा रहे थे। कहती है कि सेकंड प्रिंस मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। इधर हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंस को क्राउन प्रिंस भी घोषित कर दिया जाता है और सारी प्रॉस्पेरिटी वगैरह भी दे दी जाती है। और होंगको भी खड़ी होती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश होने लगती है। कहती है कि मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। एक दासी को बेहोश कर देती है और उसके कपड़े चेंज कर लेती है। कहती मुझे माफ करना, लेकिन मैं जा रही हूँ। वो वहां से तुरंत चली जाती है और सेकंड प्रिंस को पहले ही पता था कि वो ऐसा काम करेगी। कहते हैं जैसा मैंने सोचा था तुमने वैसा ही काम किया है, आप बस देखो कि मैं तुम्हें अपनी जाल में कैसे फंसाता हूँ। होंगफू को रोक लिया जाता है। कहते हैं कि डुआनमो भी बैठा होता है, फिजिशियन को बुलाया जाता है। फिजिशियन से कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की बात पता चली तो वहां पर कौन कौन था, मुझे बस साफ साफ बता दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। ये बात बस हम ही लोगों के बीच में रहेगी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है 1 मंथ की। तुरंत ही डुआनमो को पता चल जाता है कि वो उसके बच्चे की प्रेग्नेंट है। वो अपने पास से दूर नहीं जाने देगा। मैजेस्टी के पास जाता है कि मुझे जो है प्रिंसेस से शादी नहीं करनी है, बल्कि मुझे होंगबो से शादी करनी है। मैजेस्टी कहते हैं तुमने मजाक समझ रखा है कि आज इससे शादी करनी है, कल उससे शादी करनी है। समझा था कि तुम अब अपनी सारी गलतियों से सबक सीख चुके होगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझे, एक भी बात को नहीं समझे, बल्कि और चीजों को बिगाड़ते जा रहे हो। मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि तुम कभी भी उस होंगबो से शादी नहीं कर सकते हो। और पीछे से सेकंड प्रिंस सारी बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही जाकर शिकायत कर दी थी कि प्रिंस अभी हम लोगों को फ्रेम करने के लिए आएंगे और हम उससे शादी करने के बाद भी करेंगे। वो वहां पर आए तो उन्हें अच्छी सजा दीजिएगा। इस बात से मैजेस्टी और भी नाराज होते हैं कि तुम सेकंड प्रिंस को कब तक फंसाओगे, जब तक तुम उसकी जान नहीं ले लेते। लेकिन मैं फादर आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने फिजिशियन से सारी जानकारी ले ली है कि वो कभी फादर नहीं बन सकते। इसी वजह से वो होंगफो का यूज कर रहा है। वो इतना क्रूअल बनने की कोशिश कर रहा है कि पूरी जनता के सामने बता सके कि वो बच्चे भी पैदा कर सकता है और पूरे राज्य को भी संभाल सकता है। कहते हैं कि तो उसके पेट में बच्चा जो है वो किसका है? कहते हैं वो मीरा है, वो मीरा और होंगफो का है ना। और सेकंड प्रिंस कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मैजेस्टी कहते हैं कि ये झूठ है। कहते हैं झूठ नहीं सच है। इधर हम देखते हैं कि अब सारी बातों की सच्चाई तो होंगफो को भी पता चल चुकी थी। सेकंड प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि मैंने तो जैसा सोचा था तुमने वैसा वैसा किया। देखो मुझे बस बच्चा चाहिए था। डुआनमो का तो मैंने दिल ही तोड़ दिया है, क्योंकि वो तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता है, और क्योंकि मैं उसको खुश देख ही नहीं
जीत सकता हूँ, इंपीरियल पावर भी मेरे करीब होगी क्योंकि उससे फादर राजगद्दी से हटा देंगे। तुम मेरी एक बिल्ली के बराबर हो, जिसका मैं गला दबाऊं तो वो म्याऊं म्याऊं करेगी। कहते हैं कि प्लीज मेरा गला छोड़ दो। तभी वहां पर इनोच आते हैं, कहते हैं कि आपको मैजेस्टी ने बुलाया। मैजेस्टी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्राउन प्रिंस बन जाओ। ले और डुआनमू का क्या होगा? कहते हैं कि डुआनमू वो एक कॉमन लोगों की तरह रहेगा, उसकी अब कोई भी जगह नहीं होगी। से डुआन क्यों चला जाता है तो मैजेस्टी कहते हैं कि ये तो डुआन मुंह और मुझसे भी खतरनाक निकला। बचपन से ही बहुत सीधा बच्चा था, लेकिन इस सीधेपन के पीछे सच में इतना खतरनाक इंसान है, मुझे आज पता चला। बढ़िया खिलाड़ी निकला, हम दोनों तो इसके मैच के हैं ही नहीं। है कि सेकंड प्लेस आकर हम डुआन मुझसे कहता है कि टॉर्चर मैंने बहुत किया है होंगफो को, लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर भी नहीं जाने दूंगा। जैसे वो बच्चा पैदा कर लेगी उसका काम तमाम कर दूंगा। कहता है होंगफो को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छे जो है एक पिन मार देता है, कहता है हाफ एन आवर के अंदर तुम पूरी तरीके से अपनी ताकत खो दोगे और यहाँ पर सुसाइड कर लोगे, जैसे तुम्हारी मदर ने किया था। पता है वो बहुत डोमिनेटिंग थी, मुझे बहुत परेशान करती थी, उससे मुझे कभी भी लगाव नहीं था। कहते हैं कि तुम कब तक ऐसा खेल खेलोगे? कहते तब तक जब तक मैं अपनी राजगद्दी नहीं पा लेता, और तुम तो मेरे हाथ के खिलौने हो, जब चाहोगे तब मैं तुम्हें ऐसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैजेस्टी दरवाजा खोल देते, कहते हैं कि क्या तुम सच में इतने दिनों से ये सब कुछ कर रहे थे? तुमने हमें धोखा दिया। कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इतनी देर में अपने फादर को थप्पड़ मार देता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। कहता है कि तुम भी अंडरवर्ल्ड जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी यहाँ पर दुनिया खत्म हो चुकी है। अब तुम जब यहाँ पर मर जाओगे ना, उसके बाद सारी जिम्मेदारी जाओ हेल, जाओ गो टू हेल। वहां पर अपने फादर को भी मार देता है। तो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि डुआनमू वहां पर है ही नहीं। कहता है कहाँ पर गया, और अपना राजा बन जाता है कि डुआनमू ने फादर को मार डाला है, तो उसकी जगह पर अब मजबूरी में मुझे ये राजगद्दी संभालनी पड़ रही है। कहते एक मिनट रुक तो जाओ। पीछे से डुआनमू आ जाता है। कहते डुआनमू लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने तो इतना बड़ा क्राइम किया है। कहते हाँ क्राइम करने के बाद यहाँ पर आया, लेकिन कोई ना कोई बात तो होगी कि वो यहाँ पर आया। इंपीरियल सील अभी भी सेकंड प्रिंस के पास नहीं है। सेकंड प्रिंस कहते हैं इसे लेकर जाओ और जेल में डाल दो। कहते हैं इतनी आसानी से नहीं, फादर ने मुझे इंपीरियल सील पहले ही दे दी थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी जानकारी उनको पहले ही बता दी थी। कहते झूठ है झूठ है, तुमने फादर को मार कर ये सील उनसे छीनी है ना। और तभी वहां पर इनोच आ जाते हैं और बता देते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एम्परर को डुआनमू ने नहीं बल्कि इस डुआनक्यू ने मारा है। उसी ने सब कुछ किया और अब इसे जेल में डाल दो और इसे मौत की सजा दो। एम्परर ने एक लेटर भी लिखा था, उसमें डुआनमू को ही एम्परर बनाने की बात कही थी। अब वहां पर सेकंड प्रिंस को जेल में भेज दिया जाता है और इधर हम देखते हैं होंगफू को। उसे लग रहा था कि फर्स्ट प्रिंस की डेथ हो चुकी है, इसी वजह से वो भी मरना चाहती थी, लेकिन तब तक डुआनमू आ जाता है। कहते हैं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम ठीक तो हो ना? कहते तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो सच में? कहते हैं हाँ मैं जिंदा और एक अच्छा इंसान बनकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में कोई तो प्यार करने वाला मिला। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा और मुझे तुम पर। कहते ठीक है, दोनों गले लग जाते और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।